और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहाँ कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए। हम एक मुश्त एक झूठ अगर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, नहीं बनाएंगे। आप जानते हैं इस चमकते चेहरे के पीछे कितने अंधेरे राज छुपे हैं। आज हम खोलते हैं अमित शाह की पूरी कहानी, एक आम लड़के से भारत के सबसे ताकतवर गृह मंत्री बनने तक का सफर, साजिशें। राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा, विवाद, घोटाले और के साथ अनुराग मुस्कान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी को लेकर अब विवाद हो गया है। द वायर वेबसाइट ने दावा किया है कि मोदी सरकार बनने के बाद कंपनी की तरक्की 16,000 गुना तक हो गई। छुपे हुए सच। अब जैसे कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 1964 से। अब एक गुजराती हिंदू परिवार में अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म हुआ। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक सफल बिजनेसमैन थे। अब वो एक्चुअल में पीवीसी पाइप का बिजनेसमैन चलाते थे। परिवार की जड़ें गुजरात के मेहसाना जिले में मसाना गांव में से थी, जहां उनके परदादा नगर सेठ थे, यानी गांव के बड़े आदमी। अब अमित का बचपन साधारण था। वो मेहसाना में एक आम स्कूल में पढ़े, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे, स्कूल में अच्छे नंबर लाते। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो बिजनेस संभाले। अब 16 साल की उम्र में परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हुआ। वहां अमित ने शिव शाह साइंस कॉलेज में बायोमेट्रिक पढ़ी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक नया रास्ता खुला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। बचपन से वो मोहल्ले में आरएसएस शाखाओं में जाते थे। आरएसएस क्या है? अब आरएसएस एक संगठन है जो हिंदू संस्कृति और देशभक्ति को बढ़ावा देता है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरएसएस ने अमित को सिर्फ देशभक्ति सिखाई या सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ाने की रास्ता दिखाया। अब 1983 में अमित ने आरएसएस ने छात्र बिग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABV ज्वाइन किया। अब ये कहते हैं आरएसएस ने मुझे अनुशासन और देश का सेवा का मकसद दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी एक बड़े खेल की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसने मुझ जैसे देश के करोड़ों युवाओं को देश बनाने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अब 1982 में अमित शाह की जिंदगी बदल गई। उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, जो तब आरएसएस के प्रचारक थे। अहमदाबाद के आरएसएस की मीटिंग में दोनों की दोस्ती पक्की हुई। अब मोदी ने कहा कि अमित ABV ज्वाइन करो, ये देश का सेवा का रास्ता है। अब अमित ने 1983 में ABVP ज्वाइन किया और कॉलेजों में आरएसएस का प्रचारक शुरू किया। फिर 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हुए। अब शुरुआत छोटी थी। BJP युवा मोर्चा में वर्ड सेक्रेटरी, धीरे धीरे स्टेट सेक्रेटरी बने। अब ये अमित शाह बताते हैं, मैं रात दिन लोगों से मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था। अब 1995 में असली खेल शुरू हुआ। मोदी और शाह ने मिलकर गुजरात में कांग्रेस का गढ़ तोड़ा। वो गांव-गांव गए, 8,000 से ज़्यादा लोकल लीडर्स को BJP में लाया। ये कोई आसान काम नहीं था। हर गांव में दूसरे सबसे बड़े नेता को टारगेट किया और उन्हें पार्टी में शामिल किया। नतीजा, गुजरात में BJP की जड़ें गहरी हुई। अब 1997 में अमित शाह सरखेज से विधायक बने। बाई इलेक्शन में जीत हुई। फिर 1998, 2002, 2007, 2012 लगातार जीतते रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह साफ था या इसके पीछे कोई छुपा खेल था? आइए समझते हैं। अब 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अमित को सबसे युवा मंत्री बनाया गया। Amit Shah, the new Home Minister, is officially taking charge today. And there is the Prime Minister's most trusted lieutenant who has been given the new... अब वो कहते हैं, मैंने दिन रात मेहनत की, लोगों की समस्या सुलझाई, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। अब 2013 में दिल्ली की राह खुली। शाह को BJP का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। अब 2014 लोकसभा इलेक्शन में मोदी शाह की जोड़ी ने एकदम कमाल ही कर दिया। अब 2014 में मोदी PM बने, अमित शाह BJP प्रेसिडेंट। उन्होंने पार्टी को बहुत बड़ा बनाया। अब उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स। 2014 में 2019 तक कई स्टेट में जीते, महाराष्ट्र, हरियाणा, आसाम। अब 2019 में BJP को 3 से 3 सीटें मिली। शाह गांधीनगर में PM बने और 30 मई 2019 को गृह मंत्री। उनके फैसले बड़े थे। आर्टिकल 370 हटाया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। CA लाया, NRC को बात की। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये देश के लिए था या सत्ता को और मजबूत करने के लिए चाल?
इसके ऊपर आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो अब जानते हैं एक आम लड़का इतना ताकतवर कैसे बना। इसके पीछे है साजिशें। अब असली चेहरा एक्सपोज करते हैं, ठीक है, विवादों और घोटाले का तूफान। अब इसमें पहला है सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर, ठीक है। Leader were paid 10 crore rupees by a key witness in the Sohrabuddin encounter probe has told NDTV that politicians including a BJP leader were paid 10 crore rupees by the marble mafia. अब 2005 से 2010-2005 में गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हुआ। अब सीबीआई ने 2010 में अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया, ये देखिए। ही विजय होता है और मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे सीबीआई ने, मैंने पहले दिन से कहा था झूठे हैं, न्याय की अदालत में टिक नहीं सकते, और आगे भी जब ये केस चलेगा तब ये सिद्ध हो जाएगा कि बिल्कुल राजकीय द्वेष से प्रेरित मुझ पर ये केस दायर किया गया था, और न्याय की अदालत में भी ये सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि सोहराबुद्दीन, उनके पत्नी कौसर बी और गवाह तुलसीराम प्रजापति का फेक एनकाउंटर करो। क्यों? क्योंकि सोहराबुद्दीन कथित तौर पर मालवा ट्रेडर से उगाही करता था। By the marble mafia to get Sohrabuddin killed. फोन टेप्स में शाह का नाम आया। अब सीबीआई ने कहा यह पॉलिटिकल हत्या थी। अब शाह को जेल हुई, गुजरात से बाहर नहीं आने का ऑर्डर मिला, लेकिन 2014 में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, ठीक है। अब कहा सबूत कमजोर है, कहीं पर भी केस चले, केस में कोई दम नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सत्ता ने सच दबाया? अब उनके जो विपक्षी हैं वो कहते हैं ये पावर का गलत इस्तेमाल था। अब शाह कहते हैं कांग्रेस ने मुझे फंसाया। अब देखिए 2013 में एक और बड़ा विवाद उठा, स्नूप गेट। आरोप था कि शाह ने एक महिला की जासूसी कराई है कि मोदी और अमित शाह ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लड़की के साथ उनका भी फोन टैप कराया। आईएएस प्रदीप शर्मा ने मोदी समेत 5 लोगों के ऊपर साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। फोन टैपिंग, सर्विलांस, सब कुछ स्टेप्स में साहब का जिक्र हुआ। अब वहाँ महिला ने कोर्ट में कहा ये मेरी सेफ्टी के लिए था। उन खतरों से बचाने के लिए मैंने राज्य सरकार को निवेदन किया था कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में उसके ऊपर जिस तरीके के लोग उसको तंग कर रहे हैं उस पर निगाह रखी जाए। राज्य सरकार ने वही काम किया, लेकिन विपक्षी चिल्लाया, ये कहा कि प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब देखिए सीबीआई ने जांच बंद कर दी। क्यों? क्या सत्ता ने जांच को दबाया? इसमें आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दूसरा है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में। हाँ, ये 2014 लोकसभा इलेक्शन में शाह पर आरोप, मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण दिया। भड़काऊ भाषण पर धारा 153A, 295A और 505 के तहत केस दर्ज किया गया। ये धाराएं धर्म के आधार पर 2 गुटों में दरार डालने के आरोप में लगाई जाती हैं। कहा कि बदला लो। अब धार्मिक उन्माद फैलाने का केस बना। अब इलेक्शन कमीशन ने उनकी रैलियां बैन की, लेकिन बाद में केस कमजोर पड़ गया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये वोट पाने की साजिश थी? इसमें आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसमें तीसरा है सीए और एनआरसी विवाद, ठीक है। हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है। कौन रह रहे हैं मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? मेरे दोस्त। अब 2019 में शाह गृह मंत्री बने, सीए लाया, शरणार्थियों को नागरिकता, लेकिन मुसलमानों को बाहर रखा। अब पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। अमेरिकी कमीशन ने शाह पर सेक्शन की सिफारिश की। शाह ने कहा यह देश की सुरक्षा के लिए है, लेकिन विपक्षी बोला ये धार्मिक भेदभाव है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह सत्ता को मजबूत करने के लिए चाल था? अब इसमें चौथा है जय शाह का स्कैम। कंपनी का टर्नओवर कई हजार गुना बढ़ने की खबर एक वेबसाइट पर छपने के बाद सियासी तौर पर मामला तूल पकड़ रहा है। 2017 शाह के बेटे जय शाह की कंपनी का टर्नओवर एक साल में 16,000 गुना बढ़ गया। विपक्षी ने कहा यह मोदी सरकार की मदद से हुआ है। अब कंपनी को सरकारी प्रोजेक्ट मिले, जय शाह ने इसे मेहनत बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि इतना पैसे कैसे? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग था? पांचवा है 2002 दंगों में रोल, 2002 में से 2010 तक। अब गुजरात दंगे में शाह पर आरोप, उन्होंने पुलिस अफसरों को साइडलाइन किया जो दंगों की जांच कर रहे थे। अब हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए 2003 में धर्मांतरण एक्ट लाया, जो संविधान के खिलाफ माना गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है इसमें, क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण साजिश थी? यही सबसे बड़ा सवाल है इसमें। अब देखिए इसमें छठवां आरोप ये बंगाल में भड़काऊ भाषण दिए हैं, ये देखिए।
और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहाँ कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए। हम एकजुट होकर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये सारे जितने भी विवाद हुए हैं, ये विवादों में हर बार साहब बच निकले हैं, लेकिन सवाल क्या सत्ता ने सच को दबाया? क्या ये जितने भी घोटाले हुए हैं और वो साजिशें हुए हैं, क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? विपक्षी कहते हैं सीबीआई, कोर्ट, इलेक्शन सब पर कंट्रोल उन्हीं का है। अब इसमें आपको क्या लगता है, क्या शाह सत्ता के असली मास्टरमाइंड हैं? तो ये सब थी अमित शाह की पूरी बायोग्राफी। इसके ऊपर आपको क्या कहना चाहते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाला और ये वाला वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।